अमनस की शांत वादियों में, जहां हिमालय की गोद में सुबह की धूप पेड़ों से छनकर आती थी और नदियों का कलकल संगीत हवा में घुला रहता था, अर्नव और ईशा का छोटा सा घर था। उनके प्रेम की नींव इतनी गहरी थी जितनी उस घाटी में सदियों पुराना पीपल का वृक्ष। ईशा, सादगी और निश्चल प्रेम की मूर्ति, अपने संसार को अर्नव की आंखों से देखती थी। अर्नव एक मृदुभाषी चिंतनशील पुरुष था, जिसकी हंसी में पहाड़ों की खामोशी और नदियों का वेग दोनों समाहित थे। उसका काम उसे अक्सर बड़े शहर वृत्तांचल की ओर खींचता था, ऐसा वह ईशा को बताता था। ईशा हर बार उसे उदासी से विदा करती और उतनी ही आतुरता से उसकी वापसी का इंतजार करती। पन्नस की हवा में अर्नव की यादें तैरती रहती और ईशा का मन उसके लौटने की प्रतीक्षा में हर पल गिनता रहता। उसे कभी कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि अर्नव का व्यवहार हमेशा ही सहज और प्रेमपूर्ण रहा। वह लौटकर ईशा को अपने वृत्तांचल के किस्से सुनाता, कैसे वह शहर की भीड़ में अकेलापन महसूस करता था और कैसे पन्नस की शांति उसे अपनी ओर खींचती थी। वृत्तांचल की चकाचौंध, जहां रातें भी दिन जैसी जगमगाती थीं और इंसानों की भीड़ में हर चेहरा अजनबी लगता था, अर्नव का एक दूसरा संसार था। यहाँ उसका नाम वही था, पर उसकी पहचान बदल जाती थी। यहाँ वह महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार और दुनियावी बन जाता था। इसी शहर में उसकी मुलाकात कल्याणी से हुई। कल्याणी एक स्वतंत्र विचारों वाली साहसी महिला थी, जिसकी आंखों में वृत्तांचल की सी तेजस्विता और चुनौती थी। अर्णव ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो एक असफल रिश्ते से जूझ रहा था और जो अब नई शुरुआत चाहता था। कल्याणी उसके आकर्षण में खिंचती चली गई और जल्द ही उनके बीच एक गहरा रिश्ता पनप गया। अर्णव का दोहरा जीवन वृत्तांचल की व्यस्त गलियों में उसके आधुनिक अपार्टमेंट में आकार लेने लगा। वह पन्नस की शांति और वृत्तांचल की हलचल के बीच एक नाजुक संतुलन साध रहा था, एक ऐसा संतुलन जो कभी भी डगमगा सकता था। कल्याणी को अर्णव के पन्नस के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अर्णव ने कुशलता से उसे छिपाए रखा था। समय के साथ कल्याणी के साथ उसका रिश्ता गहरा होता गया। वह अर्णव के बच्चों को पालने के सपने देखती थी, एक ऐसा भविष्य जहां वे एक साथ एक परिवार के रूप में रहते। अर्णव जानता था कि यह सब एक झूठ पर टिका है, पर उस झूठ की सुखद गर्माहट उसे जकड़ चुकी थी। एक दिन कल्याणी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। यह खबर अर्णव के लिए एक भूकंप से कम नहीं थी। उसका दोहरा जीवन अब एक नए, अधिक जटिल मोड़ पर आ गया था। उसने कल्याणी को विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ है, कि वे इस बच्चे को साथ पालेंगे और कि वह उसके साथ स्थायी रूप से वृत्तांचल में रहेगा। यह भी एक और झूठ था, जिसे उसने अपनी आत्मा पर एक और परत के रूप में चढ़ा लिया। कुछ महीनों बाद कल्याणी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने नकुल रखा। अंकुल अर्णव के दोहरे जीवन का जीवित प्रमाण था, एक ऐसा रहस्य जिसे छिपाना अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया था। नकुल का जन्म अर्णव के दिल में एक अजीब सी कसक पैदा करता था। एक तरफ उसे अपने बेटे से प्रेम था, दूसरी तरफ उस प्रेम को दुनिया से छिपाए रखने का बोझ। उसने कल्याणी के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया और उन्हें हर संभव सुख सुविधा देने की कोशिश करता रहा, पर वह जानता था कि यह सब पर्याप्त नहीं था। अर्णव का जीवन अब एक पतली रस्सी पर चलने जैसा हो गया था। अमनस में वह ईशा के पति के रूप में एक आदर्श दाम्पत्य जीवन जीता। वह हर सुबह ईशा के साथ चाय पीता, उसके हाथ से बने पराठे खाता और पहाड़ों की ताजी हवा में टहलने निकलता। आयशा की निष्ठा और प्रेम उसे कभी कभी शर्मिंदा करते थे, पर वह अपनी बनाई दुनिया को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। वृत्तांचल में वह कल्याणी और नकुल का पिता और साथी था। वह नकुल को गोद में लेता, उसके साथ खेलता और कल्याणी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। वृत्तांचल की धूल भरी हवा में भी उसे नकुल की मासूमियत में एक नया जीवन दिखता था, पर यह दोहरी दुनिया उसे अंदर से खोखला कर रही थी। रातें अक्सर अनिद्रा में कटती और दिन भर उसके माथे पर चिंता की लकीरें रहती। ईशा सहज ही अर्णव में कुछ बदलाव महसूस करती थी। वह पहले से अधिक गुमसुम रहने लगा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट दिखाई देती थी। वह उससे पूछती, क्या बात है अर्णव? क्या काम का बोझ बढ़ गया है? और अर्णव टाल देता, हाँ, बस थोड़ा व्यस्तता है। कल्याणी भी अर्णव की अनुपस्थिति से ऊबने लगी थी। अंकुल अब बड़ा हो रहा था और वह अपने पिता की लगातार गैर मौजूदगी को महसूस करने लगा था। कल्याणी चाहती थी कि अर्णव उनके साथ अधिक समय बिताए, कि वह नकुल को अपना पूरा नाम दे, पर अर्णव हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। उसके पास जवाब नहीं था, सिवाय अनिश्चित वादों के। एक बार नकुल को अचानक तेज बुखार आया। कल्याणी घबरा गई। उसने तुरंत अर्णव को फोन किया, जो उस समय पन्नस में ईशा के साथ था।
अर्णव का दिल बैठ गया। उसने ईशा को बताया कि उसके एक सहकर्मी को आपातकालीन सहायता की आवश्यकता है और वह तुरंत वृत्तांचल के लिए निकल पड़ा। वृत्तांचल पहुंचकर उसने कल्याणी और नकुल को संभाला। नकुल की गंभीर हालत देखकर उसके मन में अपराध बोध का सैलाब उमड़ पड़ा। जब नकुल थोड़ा ठीक हो गया, तब कल्याणी ने अर्णव से निर्णायक रूप से बात की। अब और नहीं, अर्णव अर्णव नकुल को एक पूरा परिवार चाहिए, तुम्हें चुनना होगा। अर्णव असहाय महसूस कर रहा था। उसी दौरान पन्नस में ईशा को अर्णव की अनुपस्थिति में उसके दराज में एक अजीब सी चाबी मिली। यह चाबी उसके वृत्तांचल के अपार्टमेंट की चाबी थी, जिसे अर्णव भूल गया था। ईशा को लगा कि शायद यह काम से संबंधित कोई चाबी होगी, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। कुछ दिनों बाद ईशा को अर्णव के वॉलेट में एक छोटी सी बिना नाम की फोटो मिली। फोटो में एक छोटा बच्चा था जो अर्णव जैसा दिखता था और एक महिला जिसकी मुस्कान अर्णव की मुस्कान से मिलती जुलती थी। ईशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह उस महिला को नहीं जानती थी और यह बच्चा अर्णव का ही लग रहा था। आयशा ने उस फोटो को अपने तकिए के नीचे रख दिया और अर्णव के लौटने का इंतजार करने लगी। जब अर्णव वापस आया तो ईशा ने उसे फोटो दिखाई। अर्णव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली ईशा की आंखों में पहली बार अविश्वास और गहन पीड़ा देखी। यह कौन है, अर्णव? ईशा की आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी जो हजार सवालों से भारी थी। अर्णव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके होंठ खुले पर कोई शब्द नहीं निकला। उसे पता था कि अब छिपाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया, कल्याणी के बारे में, नकुल के बारे में, वृत्तांचल में उसके दूसरे जीवन के बारे में। आयशा को लगा जैसे उसके सामने हिमालय की चोटियां ढह रही हों। उसके पैर लड़खड़ा गए। वह टूट गई। उसका संसार जो उसने अर्णव के प्रेम से सींचा था एक पल में बिखर गया। वह रोई नहीं, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता छा गई। अर्णव ने उसे कसकर पकड़ना चाहा, पर ईशा ने उसे दूर धकेल दिया। तुमने तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज में दर्द की एक अनंत गूंज थी। पन्नस के शांत घर में अब सन्नाटा छा गया था, एक ऐसा सन्नाटा जो हजारों अनकही बातों से भरा था। ईशा ने अर्णव से कुछ दिन अकेले रहने की अनुमति मांगी। अर्णव पन्नस छोड़कर वापस वृत्तांचल आ गया, पर उसका मन अब कहीं नहीं लगता था। कल्याणी को भी इस रहस्योद्घाटन से धक्का लगा। उसे पता था कि अर्णव शादीशुदा है, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वह एक पत्नी को छोड़कर उसके पास आ जाएगा। उसने अर्णव से साफ कहा कि वह उसके साथ तभी रह सकती है जब वह ईशा से पूरी तरह अलग हो जाए और नकुल को अपना पूरा नाम दे। अर्णव के सामने एक कठिन विकल्प था। एक तरफ ईशा का टूटा हुआ विश्वास, दूसरी तरफ कल्याणी की शर्त और नकुल का भविष्य। कुछ हफ्तों बाद अर्णव ने ईशा को फिर से फोन किया। ईशा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। मैंने वृत्तांचल में सब कुछ सुलझाने का फैसला किया है। उसकी आवाज में भारीपन था और ईशा जानती थी कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। आयशा पन्नस में ही रही। उसकी आंखों में अब पुरानी चमक नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता आ गई थी। वह अब खुद के लिए जी रही थी। अर्णव वृत्तांचल में कल्याणी और नकुल के साथ रहा। उसने नकुल को अपना नाम दिया और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करने लगा। उसका जीवन अब भी अधूरा था। अपराध बोध की छाया उसे घेरे रहती थी। वृत्तांचल की तेज रफ्तार जिंदगी में अर्णव ने अपने अतीत के घावों को भरने की कोशिश की, पर पन्नस की हवा में तैरती ईशा की स्मृतियां उसे कभी पूरी तरह से आजाद नहीं कर पाई। अनुकुल अपने पिता के अधूरेपन को महसूस करता था, पर उसे नहीं पता था कि इस अधूरेपन की जड़ें कितनी गहरी थीं। अर्णव ने एक नया जीवन शुरू किया था, पर उसके पुराने जीवन की कीमत ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। एक ऐसे व्यक्ति में जो हर सुबह एक नए सूर्योदय को देखता था, पर जिसकी परछाई में हमेशा एक पुराना सन्नाटा छिपा रहता था।